क्योंकि ये ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का स्वाध्याय है बच्चों। और मैं जानता हूँ कि स्वाध्याय वाला वीडियो आप बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, है ना। वैसे रचनाकार है सुनील शास्त्री जी, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय, उम्मीद है कि इस ईमानदारी की प्रतिमूर्ति पाठ का जो वीडियो, पाठ को समझाते हुए जो वीडियो मैंने डाला था, उसे आपने देखा होगा, समझा होगा, इस पाठ को आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो मैं इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दे रहा हूं। आप उस लिंक को खोलकर कभी भी उस वीडियो को वापस देख सकते हैं, ताकि स्वाध्याय हल करने से पहले आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है और क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पाठ जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है यहाँ पर, और हम चैलेंज स्वीकार करते हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, हमको पाठ अच्छे से आता है, हम उसका सही जवाब बिना झिझके देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे उपस्थित किया जाए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। पूरे पाठ में इनके स्वभाव की विशेषताओं के बारे में ही बताया गया है बच्चों। यहाँ पे 4 भागों में उत्तर पूछा है। मैं तो बिना देखे बता दूं कि क्या विशेषताएं थी उनकी। ईमानदारी, सादगी, दूसरों की सहायता करना, सरलता। उत्तर कहाँ गए? ये रहे आपके सामने, है ना। यही तो थी उनकी सादगी। वैसे मैं विषय प्रवेश के रूप में उनकी जानकारी दे दूं, एक रिकैप छोटा सा, कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे, सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी ईमानदारी, सादगी, सरलता आदि के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत संस्मरण में उनके पुत्र सुनील शास्त्री ने अपने पिता और अपने बीच घटी कई प्रेरक एवं यादगार घटनाओं का बेबाक वर्णन किया है। तो यही था इस पाठ में, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की विशेषताओं के बारे में हमने ये देखा। अगला प्रश्न है, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों का स्वभाव पता चलता है। याद रखो बच्चों, आपको याद होगा किस तरह से फटा कुर्ता पहन लेते थे, इसलिए क्योंकि उन्हें किफायत से रहना पसंद था। और ये वाक्य उनके बेटे सुनील शास्त्री जी के शब्दों में आया है। उसी तरह से और क्या पता चलता है कि उनके खादी के कपड़ों से लगाव था। उसके एक एक सूत की कीमत वो जानते थे, कहते थे इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। तो ये 2 उत्तर बच्चों, उत्तर लिखिए, अंक ले जाइए। परिणाम लिखिए। परिणाम मतलब इस घटना के बाद क्या हुआ, मतलब सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाने का क्या परिणाम हुआ। आप जानते हो, पिता श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दरवाजा खटखटाया तो बेटे की नींद टूटी और वो बड़ी तेज आवाज में बोले, तो ये परिणाम हुआ। उसी प्रकार हमने देखा 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा जमा करवाने का। जब पिताजी लाल बहादुर शास्त्री ने अपने ड्राइवर से कहा कि अपनी लॉग बुक में 14 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से 60 पैसे जमा कर दो, तो पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहां रुक नहीं सके। कमरे में जाकर देर तक फूट फूट कर रोते रहे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं करना चाहिए, और अगर आप निजी कामों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद है पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। बच्चों, आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री जी इस बारे में वर्णन करते, अपने बच्चों को बताती है, और तब उस वक्त ये बात सामने आती है, वो गहनों का नाम लेती है। 4 उत्तर यहाँ दिए गए हैं। क्या गहनों के नाम लिए जाते हैं? 5 ग्राम सोना, टीका, नथुनी, बिछिया। और टीका, नथुनी, बिछिया को लौटाने से मना कर देती, याद है आपको ना बच्चों। वो कहती है कि ये मेरे सुहाग की निशानी है, इसके अलावा बाकी जो भी सोने के गहने हैं उसे आप ले लीजिए। और इसी संबंध में अगला प्रश्न ये भी है कि पर जो असल गहना है वह तो है। इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए, मतलब इस वाक्य से आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों, ये बात वो क्यों कहती है? ये बात वो इसलिए कहती है, वो कहती है ना कि गहने सब ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा असली गहना तो मेरे पास है ना, और वो आप हो, मेरे पति। तो यही भाव आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। स्त्री के सोने, चांदी, हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं, यानी बाहरी रूप हैं। ये गहने स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। स्त्री का असली गहना तो उसका पति है, जो जीवन भर का साथ निभाता है। और यही बात ललिता जी अपने पति को कहती हैं कि असल गहना है वो आप हैं, और वो तो है।
इसके बाद प्रश्न है पर शब्द के दो अर्थ लिखिए। पर शब्द, एक पर तो हम कहते हैं ना कि मैंने तो कहा था पर आपने सुना नहीं, तो पर तो एक तो है पर लेकिन, दूसरा हम बोलते हैं ना पक्षी के पर गिनो, पक्षी के पर, तो पर यानी पंख भी होते हैं। तो यहाँ पे हमको उन दोनों के जो पर शब्द के दो अर्थ हैं वो लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो पर का पहला अर्थ पक्षी का पंख या डैना कह सकते हैं उसे, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। दूसरा पर यानी लेकिन, परंतु, वाक्य में प्रयोग करो। मैंने किया है सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ पे उस वर्ड नहीं आना चाहिए बच्चों, पर खाली पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इससे उस वर्ड को कैंसिल समझिए। फिर अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। मैंने आपसे पहले भी कहा बच्चों, हर पैराग्राफ में हर परिच्छेद के बाद 2 नंबर का एक स्वमत प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको अपने विचार लिखने होते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, इस विषय पर मेरे विचार हैं कि जो आपने इस पाठ का वीडियो मेरा देखा है तो उसमें मैंने पूरी छोटी सी स्पीच इस पर दी है। सादा जीवन उच्च विचार। जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो भौतिक सुख सुविधाओं को ही अपना जीवन का उद्देश्य मानते हैं और दूसरे वो जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में परिवार को चलाते हैं। उनका रहन सहन साधारण होता है लेकिन उनकी सोच, उनके जीवन के आदर्श बड़े महान होते हैं। वो ईमानदार होते हैं, सच्चरित्र होते हैं, सच्चाई उनमें होती है, सरलता होती है, दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है। तो यही सादा जीवन उच्च विचार है। ऐसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को कभी छोड़िएगा मत बच्चों, 2 नंबर के लिए आपको नंबर मिलता ही मिलता है, ज़रूर लिखा कीजिए। अगला कदम है भाषा बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। भाषा बिंदु, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके लिखिए। यानी अशुद्ध वाक्य दिए हैं, आपको शुद्ध लिखना है। इन अशुद्ध वाक्यों में बच्चों 1 या 2 शब्दों की मिस्टेक रहती है, गलती रहती है, तो आपको उसको सुधार के सही करना है। देखते हैं, करामत अली गाय अपनी घर लाई। तो करामत अली तो पुरुष है ना, तो पुल्लिंग के हिसाब से वाक्य क्या होना चाहिए? करामत अली गाय अपने घर ले आए, लाई नहीं, ले आए। लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूंछ था। लक्ष्मी तो गाय है, स्त्रीलिंग है, तो लक्ष्मी की एक झब्बेदार पूंछ थी। मुझे बताने की जरूरत नहीं बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको आसानी से सब आता है। रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। बच्चों माला में माला एक होती है, उसके अंदर फूल बहुत होते हैं ना, तो रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। हम जानते हैं कि हम आपस में कई बार ऐसे प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा पाठ कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो बहुत नहीं होता है, वो बहुत होता है, बहुत। तो यहाँ पे है बहुत सुंदर लग रही थी। चौथा है गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। इस वाक्य से आपको पता चल गया कहाँ गलती है। तो गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया, है ना बच्चों? गोवा गए हैं आप? गोवा पूरा पाठ था, उसका वीडियो मैंने डाला था। हालांकि इस वर्ष के लिए गोवा पाठ को हटा दिया गया है बोर्ड परीक्षा में से। अगला है करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए, ये सही है। अगला है लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई। देखिए प्लूरल है, सेंटेंस बहुवचन में है, तो कैसे होगा उत्तर? लड़का पिताजी और माँ बाजार गए, ऐसा होना चाहिए। अगला है मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, ये सही होना चाहिए बच्चों। अगला है आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे। अपनी, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे, को नहीं, से। हम अक्सर को का इस्तेमाल करते हैं, मुझे आपको मिलना है। आपको मिलना नहीं, आपसे मिलना, ऐसे होना चाहिए। फिर अगला है बच्चों घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है। घर में तख्ता रखे जाने की आवाज आती है, क्योंकि आवाज स्त्रीलिंग है इसलिए की आवाज आती है, ऐसे। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्ठक में से दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये बहुत ही आसान है बच्चों, मतलब प्रश्न दिया है और आपको सही मुहावरा चुनना है। प्रश्न देखते आपको पता चल जाता है कि सही मुहावरा क्या लगेगा। करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा, तो क्या होगा? इज्जत उतारने लगा, हाथ फेरने लगा। हाथ फेरना नहीं, स्नेह करना, प्यार करना ना, तो यही है। करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। फिर अगला है सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। भयभीत, भयभीत का मतलब क्या होता है बच्चों? डर जाना ना, कांप जाना। तो देखो यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था?
सीधी सी बात है, यहाँ पे इज्जत उतारना, उसका मुहावरे का अर्थ, मुहावरा जो लगेगा वो है इज्जत उतारना। तो क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? अब यहाँ देखो बच्चों, मुझे की जगह पे मेरी हो गया। अगर आपने लिखा क्या आपने मुझे इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था, गलत, क्योंकि मुझे इज्जत नहीं उतारना है, मेरी इज्जत उतारी जा रही है, मतलब मुझे अपमानित किया जा रहा है, इसलिए मुझे की जगह पे यहाँ पे मेरी शब्द का इस्तेमाल होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपके अंक कट सकते हैं। फिर अगला है, सिरचन को बुलाओ चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो सिरचन को बुलाओ दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। सही कहा। फिर पांचवा, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे, ऐसे। अब है उपयोजित लेखन यानी कंपोजिशन पार्ट। बड़ा आसान, बड़ा अच्छा, इसमें आपके सोच को, आपकी बातों को आपको कहने का मौका मिलता है। कहानी दिया गया है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक के साथ बच्चों सीख लिखना भी जरूरी है। सीख अवश्य लिखना चाहिए कि कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। 5 अंक के लिए आता है। यहाँ पे क्या दिया है? गाँव में लड़कियाँ सभी पढ़ने में होशियार, ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। गाँव में पानी का अभाव, कमी थी, तो लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, करती हैं लड़कियां। बहुत दूर से पानी लाना, पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, सही बात है, दूर जाएंगे आएंगे तो कम समय मिलेगा। लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना कि क्या इस समस्या का समाधान निकालें। समस्या सुलझाने का उपाय खोजना। क्या उपाय खोजा होगा बच्चों उन्होंने? दूर से कहीं से पानी लेकर आते हैं, यानी इनके गाँव में पानी उपलब्ध नहीं है। पानी कहाँ से मिलता है? तालाबों से मिलता है, कुओं से मिलता है, नदियों से मिलता है। जाहिर सी बात है इनके गांव में नदी नहीं है, तालाब नहीं है। कुआं बना सकते हैं। कुआं मैन मेड होता है ना, मनुष्य निर्मित। तो कुआं बनाने का निर्णय करती हैं लड़कियां। यहाँ पे लिखा नहीं है, विचार आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने हैं, खुद सोचना है। तो लिख सकते हैं कि उन्होंने गाँव वालों की सहायता से कुआं बनाया, सफलता पाया और उनकी पानी वाली समस्या खत्म हो गई। फिर इसको आप शीर्षक दे सकते हैं। और शीर्षक क्या दे सकते हैं बच्चों? सूझबूझ का फल, लड़कियों की समझदारी। और सीख क्या लिख सकते हैं? सीख ये है कि मिलजुल कर विचार करने से, सही विचार का इस्तेमाल करने से या समझदारी से सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। कहानी लिखने में कुछ नियम है बच्चों, उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। क्या? सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से समझो। फिर कहानी के हर संकेत को क्रम से विस्तार दो जो कुछ दिया गया है। कहानी के स्थान, पात्र आदि को नाम दो। किस स्थान की कहानी है, इसके पात्रों को नाम दो। उनके बीच में आपसी संवाद पैदा करो। घटना का संक्षेप में वर्णन करो। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कहानी भूतकाल में ही होनी चाहिए, पास्ट टेंस में। आप वर्तमान में, भविष्य में नहीं लिख सकते कहानी। कहानी वही है जो भूतकाल में बनी है। उसके बाद ये है कि कहानी को 3-4 परिच्छेदों में बांटो। विराम चिन्ह और सही जगहों पे मुहावरों का इस्तेमाल करना चाहिए। और लिखने के बाद एक बार पूरी कहानी वापस पढ़ो। शीर्षक और सीख तो लिखना ही है। इस तरीके से आप कहानी लिख सकते हैं। इस कहानी को लिखिए बच्चों और मुझे भेजिए मेरे पर्सनल नंबर पर, ताकि मैं जानूं कि आपने कैसा लिखा, सही लिखा कि नहीं लिखा। इसके बाद है निबंध, जल है तो कल है। इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए बच्चों। जल के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है मुझे? जल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जल ही जीवन है। हमारे देश में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? मानसूनों द्वारा की गई वर्षा। और इस जल का उचित संग्रह यानी जमा करने के कम साधन होने के कारण एक बड़ा हिस्सा बहकर निकल जाता है। वास्तव में जल है तो कल है। यदि इस जल का संचयन यानी जमा सही तरीके से कर लिया जाए तो देश में जल की आपूर्ति की समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है ना। और उसके अलावा जो विचार आपके मन में आता है कि पानी की कमी के कारण लोग गांव छोड़ रहे हैं, पानी की समस्या गांव के साथ साथ शहरों में बढ़ती जा रही है ना। बचपन से हम सुनते हैं कि जल ही जीवन है। हर इंसान इस नारे का महत्व तो जानता है, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं करता। इसीलिए हमें अमल करना होगा। जल संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। पानी की बर्बादी और संचयन की समस्या ये कानून के बल पे हल नहीं हो सकती है, जागरूकता लानी होगी। सभी लोगों को एक एक बूंद का महत्व बताना होगा, तभी ये जल संरक्षित हो पाएगा, सुरक्षित हो पाएगा और हम इस जल का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। आज जल है तो कल होगा, जल है तो कल है। कितना शानदार विषय है, आराम से आप अपने शब्द लिख सकते हैं। इसे भी बच्चों उतारिए, लिखिए और मुझे भेजिए पर्सनल पे। मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्या लिखा है। कम से कम 3 से 4 परिच्छेद में ये निबंध होना चाहिए, ठीक है। प्रस्तावना होगा, फिर अंतरा होंगे और उसके बाद अंत में निष्कर्ष होगा। इस तरह से
3 भागों में कम से कम आपका निबंध 4 पैराग्राफ तक होना चाहिए। तो समझ में आया बच्चों? तो फिर ये वीडियो आज समाप्त करते हैं। आपको समझ में आया होगा कितना आसान है। लिखना, समझना, अंकों को प्राप्त करना सब आपके हाथों में है। मेहनत कीजिए, अभ्यास करिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जितना अभ्यास आप करेंगे उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे बच्चों। 10वीं है, बोर्ड है, इस समय में, नाजुक समय में आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, ताकि आप भविष्य अपना बना सकें, है ना। जैसे जल है तो कल है, वैसे आज अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो कल आपका भविष्य भी बहुत अच्छा बनेगा। तो कैसा लगा आपको? समझ में आया? तो फिर बताइए। कोई शंका, आशंका, कुशंका हो तो मुझे मैसेज कीजिए, DM कीजिए और बताइए कि क्या आपकी समस्या है। मैं उनका समाधान करूंगा। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, ध्यान